अब यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली या इलाहाबाद आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिविल्स डेली कराने जा रहा है आपकी प्रिपरेशन सीडी यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से, जहां हम लेकर आ रहे हैं डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को मद्देनजर रखते हुए तमाम वीडियो लेक्चर्स और मेंटरशिप गाइडेंस, वो भी बिल्कुल निशुल्क। हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप अपना कीमती वक्त सही जगह सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू फॉलो #CD Rituals। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं सिद्धार्थ, आपका मेंटोर, स्वागत करता हूं सिविल्स डेली के इस यूट्यूब क्लासेस पर, जहां आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट टॉपिक पर फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल एंड ओपिट सेक्शन। तो दोस्तों, आज है 12 जनवरी और दिन है वेंसडे। इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हम सब आपको देना चाहते हैं कि आप प्लीज़ इस सिचुएशन में अपना ख्याल रखें। ओमिक्रॉन और डेल्टा के केसेस दोनों बढ़ रहे हैं, सो जो बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं कोविड नॉर्म्स के, वो आप फॉलो करें और घर बैठे आप अपनी पढ़ाई पूरी करें, क्योंकि अब डेली यूट्यूब क्लासेस, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये हमारे डेली यूट्यूब क्लासेस हैं और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आती रहती हैं। तो आप अपनी पढ़ाई को, अपनी स्ट्रैटेजी को डीले ना करें और जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, एनालिसिस से रिलेटेड है, प्रीलिम्स और मेन से जुड़े कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम यहाँ सब कुछ डिस्कस करेंगे और आपका कमेंट निर्धारित करता है कि आपको क्या चाहिए, सो दैट बेस्ड ऑन योर कमेंट वी विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स। ओके, इन केस यू हैव नॉट सब्सक्राइब, सो घर बैठे आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब आपके पास टाइम है और प्रेस द बेल आइकॉन। वंस यू प्रेस द बेल आइकॉन, सारे डिटेल्स आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आती रहेंगी। ओके, सो मूविंग ऑन, आज का हमारा 3 एडिटोरियल है जो द हिंदू में है, उसको हम कवर करेंगे। एक आपको सामने दिख रहा होगा, ये है एक्सटेंडिंग जीएसटी कॉम्पनसेशन एज अ रिफॉर्म कैटलिस्ट, दूसरा है ट्रीटिंग द प्लैनेट एंड तीसरा है हेट स्पीच। देखिए, अगर आप आज का न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं है आज। ठीक है, चाहे वो जीएसटी का वाला हो या फिर ट्रीटिंग वेलनेस वाला प्रोग्राम हो या हेट स्पीच का हो। ठीक है, लेकिन इसीलिए हमारा रोल यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको बताना कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा यही बताऊंगा कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं है, और जो मैं आपको रोज़ पीडीएफ शेयर करता हूँ आपसे, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इस आर्टिकल पे आते हैं, एक्सटेंडिंग द जीएसटी कॉम्पनसेशन एज अ रिफॉर्म कैटलिस्ट। ठीक है, बहुत कुछ नहीं है, प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत करना इस आर्टिकल को पढ़ने में। और मैंने बस एडिशनल थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकाली है इसमें। जीएसटी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो बहुत ही छोटे लेवल पे यहाँ पे बात को डिस्क्राइब किया गया है और कॉम्पनसेशन से रिलेटेड, दैट्स इट। 90% इस पूरे आर्टिकल में कॉम्पनसेशन से रिलेटेड बात की गई है। किसके कॉम्पनसेशन से? स्टेट और सेंटर, मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। मतलब जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था तो यूनियन गवर्नमेंट ने ये प्रॉमिस किया था कि जिस टाइम वो इंट्रोड्यूस हुआ था, मतलब 2017 से लेकर 5 साल, मतलब 2022 तक, जो भी रेवेन्यू लॉसेज होंगे जीएसटी मतलब टैक्स से रिलेटेड, इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड जो भी रेवेन्यू लॉसेज होंगे, वो यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को देगा, क्योंकि ये एक नई पॉलिसी थी, नया एक नया स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो उस कॉम्पनसेशन को कुछ राज्यों ने, कुछ स्टेट्स को कॉम्पनसेशन कम मिले हैं, कुछ को मिले ही नहीं हैं, कुछ के डेट्स मतलब दे आर नॉट एक्चुअली इक्वल। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये पूरी बात है। ओके, तो यहाँ पे कैलकुलेशन बताई है इन्होंने, और फिर रीजन ऑफ मिसट्रस्ट बताया है, और फिर कोर इश्यूज क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल पे आके। ठीक है, ये आपको मैंने रोड मैप दिया है, आप चाहे तो वीडियो यहीं पॉज करिए और एक बार देख लीजिए। अगर आपको जीएसटी का बिल्कुल ही A to Z नहीं पता है, तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसको देख लीजिए कि ये सिविल्स डेली का ही आर्टिकल है, आप वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। और स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर 2000 से लेके, ठीक है, 2017 तक की पूरी जर्नी लिखी गई है। तो इसको वीडियो पॉज करके एक बार देख लेना, 1-2 मिनट, ताकि आपको एक बेसिक कंसेप्ट मिल जाए। ठीक है, इसको मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी फ्यू ऑफ यू आपको पता होगा ये सारी चीज़ें। इन केस नहीं तो देख लेना पॉज करके। ठीक है, जीएस पेपर 3 का टॉपिक है, वी ऑल नो अबाउट इट। ठीक,
गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरवेंशन, ग्रोथ, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ओके, सो इन्होंने क्या कहा कि जीएसटी का जो मेन लाने का जो मुद्दा ये था कि एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात रखी गई थी। ओके, कि यूनियन और सेंटर, बहुत सारे तरह तरह के टैक्सेस हुआ करते थे। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स तो थे ही, इनडायरेक्ट टैक्सेस में हर राज्य के अलग अलग टैक्सेस हुआ करते थे। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा स्टेप है जीएसटी, लेकिन अगर हम सही से इसको इंट्रोड्यूस करें, इम्प्लीमेंट करें, तो फिर हमारे राज्य जो स्टेट हैं उनको दिक्कत नहीं होगी, और ना ही हमारी यूनियन गवर्नमेंट को जो वेल्थ एक्यूमुलेट करते हैं उनको सफाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा स्टेप है एंड एक काबिले तारीफ स्टेप है। किसी किसी कंट्रीज़ में बहुत अच्छे से चल रहा है, और इसलिए चल रहा है क्योंकि वहाँ पे उसकी रेगुलेशन है, उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मैकेनिज्म है, वो बहुत अच्छे से रन कर रही है। इंडिया में क्या है कि कोर इश्यूज जब हम आएंगे तो कोर इश्यूज पे थोड़े मोड़े दिक्कत हैं। ठीक है, अब वो कोर इश्यूज क्या हैं? कोर इश्यूज हैं आपके टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। ठीक है, क्योंकि द एंटायर प्लेटफॉर्म इज बीन सेटअप ऑन कंप्यूटराइज्ड डिवाइस टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म, जिसको हम इंटीग्रेटेड जीएसटी भी कहते हैं। इसको जीएसटी करते हैं, आईजीएसटी। ठीक है, जिसको हम जीएसटी या आईएन भी कहते हैं कभी कभी। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म्स पे डिपेंड करता है। ओके, और आई थिंक ये ऑलरेडी एक बार 2 हफ्ते पहले जीएसटी से रिलेटेड बात आई थी, जब अभी स्लैब्स में चेंजेस हुए थे, तो मैंने आपको बताया था। ठीक, सो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको पता है, ई वे बिल का यहाँ पे मामला आया था कि कोई भी सामान अगर 49,000 से ऊपर, 49,000 से ऊपर ट्रांसपोर्ट होता है तो ई वे बिल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब वो ई वे बिल का कंसेप्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये सिर्फ सिस्टम जनरेटेड है। सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी, स्किल्ड पर्सन्स, ये लोग चाहिए हमारे सिस्टम में। ठीक है, तो इन मामलों में थोड़ा सा लैप्स हो रहा है। हम अभी भी, हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो तो बहुत, मतलब इस मामले में बहुत प्रो हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए, बट जो हमारी 40s 50s ये जो पॉपुलेशन है एज वाइज, थोड़ा सा अभी भी चैलेंज आ रहा है समझने में। तो एक टेक्नोलॉजिकल बैरियर है, उसको समझना ज़रूरी है। प्रोसेस क्या है उसको समझना ज़रूरी है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि हर कंपनी का एक अकाउंट्स और फाइनेंस का बंदा ही सिर्फ आपको बता पाएगा कि टैक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉयज़ को भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है मामला जहाँ पे एक क्रेडिट, इनपुट क्रेडिट की फेक इनवॉइसेस भी बनाई जा रही है। दिस हैज़ लार्ज स्केल ऑफ मिसयूज ऑफ टैक्स क्रेडिट यूजिंग फेक इनवॉइसेस। ओके, सो ये एक सेंसिटिव मामला है। इसके वजह से क्या होता है कि जो टैक्सेस होते हैं, जो डेस्टिनेशन पे जाके टैक्सेस रिसीव होते हैं, उसमें दिक्कत आती है। ठीक, दूसरा क्या मामला है कि द सेकंड इज द ओनली मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, मतलब कि राज्यों के लिए जीएसटी से जो पैसा आता है, उससे वो एक ही रेवेन्यू का सोर्स है। ठीक है, जिस पे पूरे राज्य की लाइफ्स एंड लिवलीहुड डिपेंड करती हैं। ठीक है, हालांकि और भी अन्य सोर्सेज हैं जहां से ये कॉम्पनसेट करते हैं, लेकिन सबसे मेजर सोर्स जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन है। ठीक, स्टेट अगर कोई अपनी पॉलिसी को, कोई नई स्कीम ले आना चाहे, कोई नई पॉलिसी ले आना चाहे, उसके पास रेवेन्यू ही ना हो, पैसा रुपया ही ना हो, तो फिर धीरे धीरे वो स्टेट यूनिफॉर्मिटी खो देता है। ओके, so they would like to mitigate revenue uncertainty to the extent they can. Okay, most importantly, the structure of GST needs changes. The cooperation the state is necessary to carry out the reform. ठीक, जब से ये इम्प्लीमेंट हुआ है तब से लेकर और आज तक भी, और आने वाले टाइम पे भी, जब तक इसमें कोई रिफॉर्म नहीं आएगा तब तक हर पैनलिस्ट, हर ऑपोजिशन पार्टी, ठीक है, इसमें रिफॉर्म की बात कहेगी, क्योंकि चाहिए इसमें रिफॉर्म। ठीक है, रिफॉर्म किस किस सेक्टर में चाहिए यहां पे देखते हैं। द केस फॉर अमेंडमेंट। ठीक है, मैंने शायद कल एक टॉपिक कवर किया था, रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ्स एंड बर्थ, बर्थ एंड डेथ। ठीक है, RBD था शायद। ओके, वहां पे टॉपिक में ये बताया गया था कि अमेंडमेंट्स ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बिना मतलब कि आप अमेंडमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे अमेंडमेंट ज़रूरी है तो आप नहीं कर रहे हैं। ठीक, अमेंडमेंट क्या चाहिए इसमें?
सबसे पहला अमेंडमेंट तो ये चाहिए कि जो 50% of the consumption items included कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आर इन द एग्जेम्पशन लिस्ट, इसको मुख्य धारा में ले आने की बात की जा रही है। सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को जीएसटी के पर्व्यू में ले आने की बात की जा रही है, सो दैट इट विल ब्रॉडन द बेस ऑफ द टैक्स रिक्वायर सिग्निफिकेंट प्रोनिंग ऑफ दीज आइटम्स। ओके, सेकंड क्या है, सूनर और लेटर, हम सबको पता है कि ये कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जहाँ पे जीएसटी नहीं लगती है, ठीक है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, रियल एस्टेट, अल्कोहल, ह्यूमन कंजम्पशन एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं, ऐसे सेगमेंट्स हैं जहाँ पे जीएसटी नहीं लागू होती है। इस पे लागू करना पड़ेगा तो एक रेवेन्यू कलेक्शन आएगा, उस रेवेन्यू कलेक्शन से फिर स्टेट को बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट करने रिफॉर्म में इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है। तीसरा इन्होंने बोला है कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए टैक्स में, जैसे कि कहीं किसी आइटम पे 5% है, किसी पे 12 है, किसी पे 18 है, 28 है, ठीक है। टेक्सटाइल वाले पे मेरे ख्याल से 12 हो गया है, पहले 5 था, ठीक है। फिर कोई भी पर्सनल केयर प्रोडक्ट है, वुड से रिलेटेड प्रोडक्ट है, उस पर शायद 18% है। 28% मेरे ख्याल से ये टोबैको वगैरह पे है, ठीक है। तो एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। हालांकि मुझे नहीं लगता कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, हर प्रोडक्ट के डिफरेंट कंज्यूमर्स हैं और उनकी कैपेसिटी है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि क्या एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए जीएसटी के टैक्स में, जैसे डायरेक्ट टैक्सेस में है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी कहीं ना कहीं जैसे सेस वगैरह में है, ठीक। पहले सरचार्ज था, 2% हुआ करता था, ठीक है। आप बताइएगा कि अगर जीएसटी में हम एक यूनिफॉर्मिटी ले आएंगे, हर मामले को हम एक ही टैक्स करेंगे, चाहे कपड़े का हो गया, खाने पीने का हो गया, चाहे पर्सनल केयर प्रोडक्ट हो गए, तो एक ही टैक्स स्लैब रहे या फिर अलग अलग रहे, ये कमेंट करके हमें बताइएगा आपका क्या इसमें राय है। ओके, सो इसी में दूसरी चीज मेंशन की है, लग्जरी आइटम्स एट रेट्स वेरिंग फ्रॉम 15 से 96%, यानी 15-96% ऑफ द टैक्स रेट डिपेंड करता है। लग्जरी में भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं, उसमें भी डिफाइन है 15% से 96% टैक्स एप्लीकेबल। आपने कभी सुना होगा जब कोई भी फिल्म स्टार या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन जब कोई एक्सपेंसिव गाड़ी लेता है, ठीक है, मर्सिडीज या कोई बाहर से वो हम इंपोर्ट करते हैं, तो हैवी ड्यूटी बहुत सारे टैक्सेस लगता है, ठीक है। उसकी वो यहाँ पे वो बात हो रही है कि इतने सारे अलग अलग लग्जरी आइटम पे भी डिफरेंट टैक्सेस हैं, कोई स्टैटिक नहीं है, ठीक है। सो मल्टीपल रेट्स कैन कॉम्प्लिकेट एक्चुअली टैक्स सिस्टम विच कैन कॉज एडमिनिस्ट्रेटिव कंप्लायंस प्रॉब्लम, क्रिएट इनवर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर एंड लीड टू क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स, ठीक है। मेंस का आंसर आपको फ्रेमवर्क बन रहा है दिमाग में, तो क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं अगर हमारे पास मल्टीपल टैक्स सिस्टम होगा, तो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस, कंप्लायंस प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। और क्योंकि या तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाइए कि वो आर्टिकल का नाम इंट्रोड्यूस करते ही आप सटाक से जीएसटी कट जाए, ठीक है, कि इस आर्टिकल में ये स्लैब है, इस आर्टिकल में ये स्लैब है, ये आर्टिकल इंपोर्ट हो रहा है, ये एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। या तो फिर एक यूनिफॉर्मिटी बनाइए। तो आप समझ में आ रहा है आप कैसे आप मेंस आंसर लिखेंगे, ठीक है। रिफॉर्मिंग द स्ट्रक्चर टू यूनिफाई द रेट्स इज इम्पेरेटिव, मतलब कि बहुत आवश्यक है, जरूरी है। दिस कैन नॉट बी डन विदाउट द कोऑपरेटिव ऑफ द स्टेट। अब कोई राज्य, ठीक है, जितने भी राज्य हैं हमारे, अगर 90% ऑफ देम वो मिल के एक साथ यूनाइट होके रिक्वेस्ट करते हैं और फिर एक पेटिशन डालते हैं कि भाई हमें चेंजेस चाहिए, तो अगर यूनिटी में अगर ये करेंगे तो शायद इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन वही है कि कोई आगे बढ़ता है तो उसको पैर पकड़ के वो पीछे खींच लेते हैं, लटक जाते हैं, तो फिर चीज़ें नहीं हो पाती हैं। और वैसे भी जो यूनियन गवर्नमेंट है वो मेजॉरिटी में है और मुख्यतः सारे स्टेट में एनडीए बीजेपी की गवर्नमेंट है। सो देखा जाता है ऐसा आमूमन तौर पे कि जो जिसकी मेजॉरिटी होती है अक्सर उसी के फेवर में, उसी के बताए हुए चेंज किए हुए अमेंडमेंट्स पे एक्ट्स पास होते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी वोट मिलती है, ठीक है। दस, द एक्सटेंडिंग द कंपनसेशन पेमेंट फॉर द लॉस ऑफ द रेवेन्यू द नेक्स्ट 5 years इज necessary not only because the transition of GST
मतलब कि ये कह रहे हैं, जो मैंने अभी बात बताई थी आपसे, कि 2017 से स्टार्ट हुआ था जब जीएसटी, तो 5 साल तक उन्होंने कहा था, जब ये फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि भाई हम रेवेन्यू लॉस को हम भरपाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब कोविड टाइम्स में भी ये देखा गया है कि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लॉस हुए हैं। रेवेन्यू लॉस तो हुआ ही है, लेकिन किसी किसी चीज़ों पे तो सब्सिडी भी दी गई है, उस पर भी तो रेवेन्यू लॉस हुआ है। कुछ कोई चीज़ें मुफ्त में बांटी गई हैं, किसी पे सब्सिडी दी गई है, किसी के दरें कम कर दी गई हैं, किसी को वेवर दे दिया गया है। इन चीज़ों की वजह से भी तो जीएसटी कलेक्शन में फ़र्क पड़ता है, राज्यों को भी तो बहुत नुकसान पहुंचता है इसमें। ठीक है, सो कहना यह है कि अब 2022 में जब मीटिंग होगी तो इसको 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया जाए, ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको फंड्स की क्रंच ना हो। ठीक है, एटलीस्ट पॉलिसी इंट्रोड्यूस करने में अपने लोगों की जनता को की लिवलीहुड और उसके लिए पॉलिसी बनाने के लिए उस तक के लिए फंड तो होना ही चाहिए। ठीक है, ये पूरा आर्टिकल यही था, आपको मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और फिर कभी हम और कोई अगर इसका डिमेंशन आएगा तो वी विल डिस्कस। अभी के लिए हम इतने पे बंद करते हैं, आपको एक ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। ओके, सो ये एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके एक्सपीरियंस से, आपके नॉलेज से इसका आंसर क्या हो सकता है। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ साबित होता है। बहुत ज़्यादा तो नहीं कवर किया है, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा कवर कर लिया है इसमें। ट्रीटिंग द प्लैनेट वेल कैन एड प्रोग्रेस। ठीक है, नाम से ही समझ में आता है कि ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, इन्होंने 2-3 चीज़ें को अपने बेस बनाया है। कौन कौन सा? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम में, जीएस पेपर 3 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा देखिए, आज का दोनों आर्टिकल जीएस 3 से रिलेटेड है, कल का दोनों आर्टिकल था जीएस 2 से रिलेटेड। तो ये ज़रूरी नहीं कि डेली जीएस 2 या जीएस 1 से रिलेटेड आर्टिकल आए। आज का दोनों ही एक अलग आर्टिकल था। ओके, ये इंक्लूसिव ग्रोथ, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन डिग्रेडेशन, कंजर्वेशन, इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड अग्रीमेंट। ये जो इमेज मैंने चिपका रखी है यहाँ पे, ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये आप सबको पता है, अगर आप फॉलो करते होंगे डेली न्यूज़ को। नंबर 1 क्या कहता था, नंबर 2 क्या कहता था। वीडियो पॉज करिए, अगर आपके पास ये रिसोर्स नहीं है तो अभी पॉज करिए और इसको समझ लीजिएगा। अदरवाइज मैं पीडीएफ भी दूंगा इसका, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, वो जो समन्वय फॉर्म नीचे फर्स्ट कमेंट में दिया हुआ है, आप वहाँ से क्लिक करके फॉर्म फिल करिए और डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, 17वां क्या कहता है, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ठीक है, नाउ इन्होंने, जैसा कि मैंने कहा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यूएनडीपी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अपना बेस बनाया है और उसी के बेस पे आर्टिकल लिखा है। ठीक है, जो एक टर्म यूज हुआ था यहाँ पे, प्लैनेटरी प्रेशर एडजस्टेड, ठीक है, जिसको हम PHDI भी कहते हैं, वो टर्म क्या था उन्होंने डिफाइन किया है यहाँ पे। ठीक है, सो हालांकि ये एक यूनिक टर्म था जो कि 2020 में यूएनडीपी लेके आई थी। ठीक है, जिसको कहा गया PHDI इंडेक्स। ठीक, क्या था ये, फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि यूएनडीपी प्रोग्राम ने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया था जिसको कहते हैं कि प्लैनेटरी प्रेशर एडजस्टमेंट। ठीक है, प्लैनेटरी प्रेशर एडजस्टेड HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उससे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है? देखिए, नाम से ही समझ में आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट और उसका इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या चीज़ें चाहिए? सोशली, इकोनॉमिकली, इन्वायरमेंटली, ये 3 चीज़ आती हैं। ठीक है, जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करेंगे, इट कुड बी पर्सन टू पर्सन, इट कुड बी स्टेट टू स्टेट, कंट्री टू कंट्री, और फिर रीजन टू रीजन, मतलब एशिया, फिर अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, रशिया, ये चीज़ें हैं। ठीक है, सोशली, इकोनॉमिकली, इन्वायरमेंटली, इन चीज़ों के बेस पे हम मेजर करते हैं कि पिछले 1 साल में, 2 साल में या 5 साल में क्या पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई और क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस रहे हैं, क्या चल रहा है, कैसा है समाज हमारा, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, ये था HDI, इसको साइड में रखते हैं। अभी ये समझते हैं कि
PHDI क्या था? तो एक नया मेट्रिक इंट्रोड्यूस किया था UNDP ने टू रिफ्लेक्ट द इम्पैक्ट कॉज बाय कंट्रीज पर कैपिटा कार्बन एमिशन। समझ में आया? पर कैपिटा कार्बन एमिशन एंड इट्स मटेरियल फुटप्रिंट। ठीक है, स्पेसिफिकली ये रिलेटेड किससे है? कार्बन एमिशन से, CO2 से है। ठीक है, कंट्रीज पर कैपिटा कार्बन एमिशन एंड इट्स मटेरियल फुटप्रिंट। जब हम मटेरियल फुटप्रिंट की बात करेंगे, मतलब कि उस कार्बन को, जब वो कार्बन रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में, तो उससे रिलेटेड क्या क्या मटेरियल यूज हो रहे हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड पूरा का पूरा मुद्दा है ये। ठीक है, यहां बताया है विच मेजर्स अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल, उसमें कितना यूज हो रहा है, मेटल्स कितने यूज हो रहे हैं, और भी अन्य रिसोर्सेज कितने यूज हो रहे हैं, जिनकी वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। ठीक है, तो HDI एक है मुद्दा, वो तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन PHDI हम CO2 से रिलेटेड ट्रीट करेंगे। ओके, ये समझ में आ गया? नाउ मैंने एक यहाँ पे और चिपका रखा है, एक बढ़िया सा इंडिकेटर है, इसको देखिए, वीडियो पॉज करिए। क्या है ये? कि HDI का डिमेंशंस क्या क्या हैं, इसके इंडिकेटर्स क्या क्या हैं, और इंडिकेटर्स के इंडेक्स कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। ठीक है, लंबा स्वस्थ जीवन। दूसरा है ज्ञान, नॉलेज। और तीसरा है कि एक स्टैंडर्ड लिविंग होनी चाहिए। ठीक है, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ कैसे कर सकते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। और ये कहाँ से मेजर होगा? ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स बताएगी। ओके, क्लियर है? नॉलेज कहाँ से होगा? एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, और ये एजुकेशन इंडेक्स बताएगी आपको। दूसरा है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसका है ग्रॉस नेशनल इंडेक्स पर कैपिटा। ठीक है, पर कैपिटा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, ये सब आ जाएगा इसमें। और ये है GNI। तो ये 3 इंडेक्स हैं, 1, 2, 3। ये कॉन्स्टिट्यूट करेंगे तीनों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को एज अ होल। ओके, और क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं? लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, समझ में आ गया है? नहीं आ गया हो तो हल्का सा बैक करिए, थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा। तो वीडियो पॉज करके समझ लीजिए, नोट बना लीजिए। ठीक है, नाउ अब आपको मामला समझ में आ गया है। तो ये कह रहे हैं कि 2020 में जब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में अपने टाइटल दिया था द नेक्स्ट फ्रंटियर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एंथ्रोपोसीन प्रपोज्ड अ प्लैनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट। ये तो ठीक है, ये टर्म क्या होता है, ये कमेंट करके ज़रा बताइएगा। एंथ्रोपोसीन यहाँ मैंने पूछा भी है, कमेंट करके बताइए, व्हाट डज एंथ्रोपोसीन मीन्स। ओके, ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं ना, टर्म्स हैं, जिसको आप अपने कॉपी में नोट पैड में लिख लो। जैसे मैंने आई थिंक सुपर कैपिटलिज्म एक कीवर्ड था, और कुछ कीवर्ड्स आते रहते हैं जो मैं आपको बताता रहता हूँ, उसको लिख लिया करो। ठीक है, ये आपको आपके 2-3 लाइन सेव कर देंगे आंसर में। ओके, तो पहला इनका स्टेप था ह्यूमन इंड्यूस्ड चेंजेस। द इन्वायरमेंट is one such issue is considered to be essential component to be factored into measure human development। ठीक है, जैसे जैसे समाज का विकास होगा, आपका हमारा विकास होगा, वैसे वैसे इस वातावरण का भी विकास होगा, और वही तय करेगा कि किस डायरेक्शन में विकास हो रहा है। ठीक है, हम क्या फॉरेस्ट जला के अपना विकास कर रहे हैं, या फिर उसको कंजर्व करके अपना विकास कर रहे हैं, मतलब कि कंजर्व कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बोथ global and local evidence indicate that biodiversity loss, ठीक है, climate change, land use system and disruptions, scarcity of fresh water are a threat and increase the vulnerability of the society। समझ में आया यहाँ पे आपको? कोई एक समुदाय, कोई एक समाज मिलके जलाए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो पराली जलाई जा रही थी हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पे, तो ये एक क्लाइमेट चेंज है, राइट? एक कुछ लोग ग्रुप ऑफ फार्मर्स और मे बी स्टेट के लोग ऐसी ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, सालों से करते आ रहे हैं। आज उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है पूरे के पूरे समाज पे। ठीक है, जो लोग इस शहर के हैं भी नहीं, लोग ट्रैवल करके आते हैं, उनको भी अफेक्ट पड़ता है इन सारी चीज़ों से। ठीक है, तो ये निर्धारित करता है कि भाई आप
कैसे डेवलप हो रहे हो और आपकी वजह से समाज कैसे डेवलप हो रहा है, फिर इन्वायरमेंट कैसे डेवलप हो रहा है। ठीक है, आज आप कोई एक काम कर रहे हो, आपके सामने वाले को पसंद आ गया हो, और फिर वही काम ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर करने लगे, और बाद में ये पता चला कि दैट इज डैमेजिंग द एनवायरमेंट। दिस इज वॉट इट हैज़ बीन टॉकिंग अबाउट। ओके, सो द पर्पज ऑफ प्लेनरी प्रेशर एडजस्टेड HDI और PHDI इज टू कम्युनिकेट। यहाँ पर्पज समझ लीजिए आपके मेंस आंसर के लिए, टू कम्युनिकेट larger society risk involved in continuing with existing practices of our used resources। ठीक है, आप जो हमारा पराली का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, जो स्टबल बर्निंग होती है उसका एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, एग्जिस्टिंग है काफ़ी टाइम से, नुकसान होता है, बिल्कुल हो रहा है। क्या कर रहे हैं हमारी अब सोसाइटी, अब धीरे धीरे कुछ हम चेंजेस कर रहे हैं। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है केमिकल फर्टिलाइजर स्प्रे करने का, कि वो डिकम्पोज हो जाए वहीं पे। ठीक है, हालांकि फिर भी देखा गया है इस साल फार्मर्स जो हैं वो जला रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। सो वी हैव टू गिव देम एन ऑल्टरनेटिव ऑफ दीज एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, एंड so that the effect that environmental stress can perpetuate in development. Okay, so these are human induced. When plenary pressure, ये है impact on countries ranking. So हम सबको पता है भारत की जो रैंकिंग थी वो 131 थी HDI में। ठीक है, वो चेंज हुई थी, और इसी से रिलेटेड when plenary pressure adjusted, the world average of HDI is 2019 में इतना था, फिर इतना हो गया। ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने डाला है, कि बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, बस मैंने समझने के लिए डाल दिया है कि आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि जो PHDI था वो कितना था, और इसकी रैंकिंग के हिसाब से कितना था, पर कैपिटा एमिशन और मटेरियल फुटप्रिंट, ये सारी चीज़ें आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। हालांकि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, चैलेंजेस इन इंडिया SDGs। ठीक है, तो बताया गया है कि जो हमारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, ओके, इंडिया हैज 27.9% पीपल अंडर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ओके, रेंजिंग फ्रॉम 1.10 टू 52.50। ये केरला की बात हो रही है, जहां पे MPI सबसे कम है, बिहार में MPI सबसे ज़्यादा है। ठीक है, एंड किस पे डिपेंड करता है ये? डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर देयर सस्टेनेंस। बिहार के लिए कहा जाता है, बिहार एक ऐसा राज्य है जो ज़मीन के नीचे बहुत अमीर है, लेकिन ज़मीन के ऊपर बहुत गरीब है। ठीक है, बिहार पिछले 100 सालों में 3 बार डिवाइड हो चुका है, और जब से बिहार से झारखंड निकला है तब से बिहार और भी गरीब हो चुका है और कमज़ोर हो चुका है, क्योंकि झारखंड वॉज वेरी वेरी इकोनॉमिकली एंड रिसोर्सफुल स्टेबल था। ठीक है, Kerala has an exemplary achievement in human development with an HDI value इतना, ठीक है, well above all India average. Kerala has always जनरली वो सरप्राइज नहीं करता है केरला। ठीक है, हम सबको पता है कि बहुत ही अच्छी पॉलिसीज़, बहुत ही कंट्रोल्ड वे में, स्ट्रक्चरल वे में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट की जाती है वहाँ पे। ये बात इंदिरा गांधी जी ने स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में 1972 में ही कही थी कि भाई साहब, हम जो ह्यूमन इंड्यूस्ड इन्वायरमेंट है उसको हम कंट्रोल करेंगे, और जो पॉवर्टी एलिविएशन है और जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको हम कंट्रोल करेंगे। ठीक है, द ट्विन चैलेंजेस, पॉवर्टी एलिविएशन एंड इन्वायरमेंटल सेफगार्ड, जो कि इन्होंने किया था। ठीक है, सो अगर हम जब पॉवर्टी एलिविएशन और इन्वायरमेंट की बात करें तो SDG फिर आ जाता है पिक्चर में। ठीक है, एंड SDG इज इन इटसेल्फ इज एंटायर बुक। ठीक है, तो ध्यान से इसको समझिएगा। तो द SDGs have acquired high priority in the context of issue of climate change, sustainable development goal, ठीक है, and its impact on society. Human induced climate change has emerged as an important issue of global deliberation। ठीक है, जो हमारा इंटर गवर्नमेंटल क्लाइमेट चेंज है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल क्लाइमेट चेंज IPCC, और उसके 6th असेसमेंट रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री लेवल राइज हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। एंड स्ट्रेंथनिंग द ग्लोबल रिस्पॉन्स टू थ्रेट क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एफर्ट्स टू इरेडिकेट पॉवर्टी।
दिस वॉज रीअफर्म्ड इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP26। एक सिंपल सी बात है कि अगर ह्यूमन इंड्यूस्ड चीज़ें बढ़ती रहेंगी, ठीक है, अगर आप पहाड़ों में कंस्ट्रक्शन करते रहोगे, आप बिना कॉन्सिक्वेंसेस के रोड बनाओगे, ठीक है, आप पराली जलाओगे, तो ये सब इन्वायरमेंट में जाएंगी और फिर नेचर के साथ आप खिलवाड़ करेंगे और फिर आप कहेंगे कि ये एक्ट ऑफ गॉड है। बाढ़ आ गई, ठीक है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया, AQI बढ़ गया, या फिर लैंडस्लाइड हो गया, ठीक, ये सारी चीज़ें एक्ट ऑफ गॉड नहीं होती हैं, बहुत कम इनमें से एक्ट ऑफ गॉड होती हैं। बाकी 70% आई थिंक एक फिगर आई थी जिसमें से जितने भी अब तक ये सिचुएशन आई हैं वो एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, 70 to 80% है ह्यूमन इंड्यूस्ड। और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा जिनको नुकसान होता है वो बेचारे गरीब और जो लाचार बेसहारे होते हैं उनको, क्योंकि उनके पास रहने के लिए, खाने पीने के लिए, कुछ करने के लिए ऐसी कोई जगह नहीं होती है, ठीक है। जैसे अभी कोविड टाइम आया था, उस टाइम पे भी माइग्रेंट वर्कर्स थे, लेबर्स थे, जो रोज़ कमाते थे 100 रुपये और रोज़ उसका खाते थे। अगर वो नहीं कमाएंगे तो नहीं खा पाएंगे, ठीक है। हालांकि ये एक्ट ऑफ गॉड तरीके से था, पता नहीं जो भी हो, कोविड क्या था, ह्यूमन इंड्यूस्ड वायरस है या फिर कहाँ से आया, दैट इज़ अ टोटल डिफरेंट सिनेरियो। बट इस सिचुएशन में अगर हम क्लाइमेट से रिलेटेड बात करें तो कंट्रोल करना पड़ेगा हमें अपनी एक्टिविटीज़ को, ओके। तो क्यों ज़रूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? क्योंकि हमें क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना है, स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज ना हो, कोई एक समुदाय, कोई एक व्यक्ति या फिर कोई एक पूरा का पूरा स्टेट किसी एक रिसोर्सेज पे ही ना डिपेंड हो, ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज हों, या फिर हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को मतलब धड़ल्ले से यूज़ कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे पानी हो गया, ठीक है, कहने को तो भाई सबसे ज़्यादा पानी है इस पूरे पृथ्वी पे, लेकिन आप देखिए कभी कभी क्या हुआ, टंकी में पानी नहीं आ रहा है, क्या हुआ, पानी ख़त्म है। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की जो वाटर क्राइसिस हैं, वाटर इश्यूज़ हैं, बहुत बड़े हैं, ठीक है। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। सबसे बड़ा डिफॉरेस्टेशन एग्जाम्पल आप ले लीजिए, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। इतनी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, हाईवे बने, इट्स ऑल राइट समटाइम्स, क्योंकि वो कनेक्ट करती हैं दो सिटीज़ को, बट अदर देन दैट पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है, लोग ख़रीद रहे हैं और उसको काट रहे हैं, जला रहे हैं, ठीक है। सो द डिक्लाइन ऑफ मोर देन 60% ऑफ द वर्ल्ड मरीन फिशरीज, ये आप देख रहे हैं 60% मरीन फिशरीज का डिक्लाइन हुआ है। फूड प्रोडक्शन नीड टू डबल ओवर द नेक्स्ट 40 years एट द सेम टाइम व्हेन 23% ऑफ द वर्ल्ड एग्रीकल्चर हैज़ बीन डिग्रेडेड। इसी मामले में यही हुआ था, तभी ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। नियरली 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल बी लिविंग अंडर वाटर स्ट्रेस्ड एरिया 2025 तक की। ये घबराने वाली, सोचने वाली बात है। नो पॉवर्टी एंड जीरो हंगर आर द फर्स्ट एंड सेकंड SDGs, ठीक है। वो इमेज याद है आपको, आप बैक कर सकते हैं और इमेज पे चले जाइएगा। फर्स्ट एंड सेकंड जो SDG गोल था वो नो पॉवर्टी और जीरो हंगर था, ठीक है। नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से जो 2020 लास्ट ईयर उन्होंने निकाला था, आउट ऑफ 100 पॉइंट्स, ठीक है, जो कि 100 पॉइंट्स ऑफ अचीवर, अगर टोटल 100 आ गया तो उस मामले में आप अचीव कर लिए हैं उस प्रोसेस को। इंडिया स्कोर्ड 60 फॉर नो पॉवर्टी, मतलब आउट ऑफ 100 60% चीज़ें हैं जो हम अचीव कर चुके हैं, ठीक है। 47% फॉर जीरो हंगर विथ वाइड स्टेट लेवल वेरिएशन, ठीक है। इंडियाज स्कोर इन SDG 8, 9, 12 क्या क्या था? डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल, ये तीनों चीज़ें थी रेस्पेक्टिवली। आप फिर से इमेज पे जाइएगा पीछे और देखिएगा 8, 9, 12 क्या थे, ठीक है। कंसिडर्ड फॉर वर्किंग प्लेनेटरी प्रेशर 61 था, 55 था, 74 था, ठीक है। 61 था 8 SDG पे, 55 था 9 और 74 था 12, ओके। तो ये आप मेंशन कर सकते हो अपने आंसर पे, अगर आपको डिटेल में एनालिसिस पढ़ना है, अगर समझ में आया हो तो आप मेंशन कर सकते हो दैट इंडियाज our own planetary pressure out of 100 for SDG 8, 9, 12 was 61 performers, 55 performer and 74 was a front runner, okay। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। बेटर अवेयरनेस नाउ, जब हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं तो कई सारे ऐसे समीकरण हैं, कई सारे ऐसे
स्टेक होल्डर्स हैं जो कि साथ में आके उनको मिल के इसको लड़ना पड़ेगा इससे और चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो चिपको मूवमेंट, ये चिपको मूवमेंट और साइलेंट वैली जो मूवमेंट है, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, ये है और ये है, ये दो ऐसे बहुत बेहद बड़े एग्जाम्पल हैं जो कि आप एक जरिया एक बेस ले सकते हैं कि उस टाइम पे 1973 उस टाइम पे ऐसा कोई स्टेप लिया गया था अपने हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे वातावरण को, नेचर को कंजर्व करने का, ठीक है। और ये एक एपिटॉम है, ये एक उदाहरण है सबसे बड़ा कि इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें भी हुई उसके बाद। ओके, सो चिपको मूवमेंट एंड साइलेंट वैली मूवमेंट दे हैव बीन अ वेरी वेल नोन एग्जाम्पल, ठीक है। और in Kerala are the most two well-known modern-day people's movement for environmental protection in India, ठीक है, which has already aspired us to work towards sustainable development. Okay, there is now widespread awareness about the environmental and several initiatives both at the level of government and the community. ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ कम्युनिटी लेवल पे ही हमें अवेयरनेस चाहिए, कम्युनिटी गवर्नमेंट लेवल पे भी चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट लेवल पे क्या चाहिए, हमें ट्रेनिंग चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो रिसोर्सेज चाहिए, ताकि हमें वो एडुकेशन चाहिए, वो क्वालिटी चाहिए, ताकि समझ में आए चीज़ें, ठीक है। देयरफॉर द सेंट्रल चैलेंज इज टू नेस्ट, ये देख लो, आप लिख सकते हो अपने मेंस के आंसर में, यानी कि कंक्लूजन में, देयरफॉर द सेंट्रल चैलेंज इज टू नेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंक्लूडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम इनटू द इकोसिस्टम। प्लस करना है ह्यूमन डेवलपमेंट, कौन कौन सी, सोशल और इकोनॉमिकल, प्लस करना है किसमें, सिस्टम, इकोसिस्टम में। मैंने बताया था आपको HDI 3 चीज़ों पे निर्भर करता है, सोशल, इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल, इन तीनों को जोड़ना है, ठीक है। इसका एक नेस्ट बनाना है, तभी आगे ये प्रोग्रेस हो पाएगा, ठीक है। एंड बायोस्फीयर बिल्डिंग एंड सिस्टमेटिक अप्रोच, ये आप देख लीजिएगा इसको यहाँ पे। ओके, कुछ कम्युनिटी इनिशिएटिव्स हुए हैं, जैसे कि आप ऑलरेडी देख चुके हो, चिपको मूवमेंट, साइलेंट वैली मूवमेंट, बायोडाइवर्सिटी एक्ट हुआ था, ठीक है। इट्स कम्प्लीटली बिल्ड ऑन द इनपुट फ्रॉम अ नेटवर्क ऑफ NGO वर्किंग अक्रॉस द कंट्री, और हम NGO को लाइसेंस नहीं दे रहे हैं। अभी पिछले महीने की बात, पिछले हफ्ते की बात है कि हम इन NGOs को लाइसेंस नहीं दे रहे हैं। लाइसेंस मतलब FCRA, फॉरेन रेगुलेशन कंट्रीब्यूशन एक्ट, ठीक है। इनके वजह से ही बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्री में अच्छी हुई हैं, डेवलप हुई हैं, सामाजिक सुधार हुआ है इनकी वजह से ही, ठीक है। सरकार तो है ही, कर रही है, और NGOs, प्रेशर ग्रुप, सिविल सोसाइटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा माध्यम है हमारे समाज को ठीक करने का, ठीक है। खास करके जो मार्जिनलाइज लोग हैं, जो कि गरीब तबके के लोग हैं, उनका WWF वर्ल्ड, यहाँ पे वर्ल्ड वाइड फंड हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन इवेल्युएशन ऑफ इंटरनेशनल कंजर्वेशन मूवमेंट, ठीक है। ट्रैफिक, द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क, वेटलैंड इंटरनेशनल, ठीक है। ये सारे कम्युनिटी इनिशिएटिव्स हैं, आप देख सकते हैं। एक और आता है इनिशिएटिव, कोऑपरेटिव इनिशिएटिव, जैसे अमूल, ठीक है, वो कोऑपरेटिव इनिशिएटिव था। आप ये भी लिख सकते हैं अपने मेंस आंसर में, ठीक है। तो आई होप ये ऑलरेडी कवर कर लिया होगा। इसमें से कोई पॉइंट छूटता है तो आप पॉज कर लेना वीडियो और एक बार देख लेना आपको, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें, 3-4 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं। एक तो ये है, व्हाट डज एंथ्रोपोसीन मीन्स। दूसरा ये MCQ है, इसको कमेंट करके आप बताइएगा, अभी हमने डिस्कस किया है इसको, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये है, मैं यहाँ इसको कर देता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। आप इमेज चेक कर सकते हैं, पीछे सब कुछ इसी में मेंशन्ड है। इससे भी पता चलता रहेगा कि आप रिलीजियसली, रेगुलरली इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ SDG, ठीक है, इसको भी कमेंट करके बताइए। यू नेवर नो, इट माइट आस्क दीज क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स 2022, ओके। चलिए अब हम आते हैं, और इसको भी देख सकते हो आप, वीडियो पॉज करिए और ये आर्टिकल है, इसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। हालांकि ज़रूरत नहीं है, मैंने 90% ऑफ द मटेरियल इसी में से लिया हुआ है, ठीक आर्टिकल था ये, ठीक है। अब हम चलते हैं इसमें, हेट स्पीच वाला जो आर्टिकल है, मैं बहुत ज़्यादा कवर नहीं करूँगा। हेट स्पीच पिछले 1 हफ्तों से ये मामला बहुत गर्म है, चलता आ रहा है। अब तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने भी मंजूरी दे दी है कि भाई जो हिंदू युवा वाहिनी टीम है
उनको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वी विल डिस्कस दिस इशू। ओके, सो इसको ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है, इसको करंट अफेयर में आद्या मैम ने कवर किया हुआ है। ये देखिए, ये वाली जो स्लाइड है 11 जनवरी कल की ही बात है, ठीक है। मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप प्लीज़ इसको सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि हम अपनी मेहनत को डुप्लीकेट नहीं करना चाहते हैं और आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। ओके, तो इसको जाके आप कल का जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर एनालिसिस, उसको देखिएगा, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये बहुत डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया हुआ है कि हेट स्पीच क्या होती है, हमारा कानून क्या कहता है, कोई प्रोविजन है या नहीं है, ठीक है, कब हेट स्पीच क्या डेफिनेशन होती है, कब हम कह सकते हैं कि ये स्पीच हेट स्पीच है और ये सेडिशन है, ये इसके प्रावधान हैं अलग अलग, ठीक है। और ये मैंने कवर किया था आई थिंक 30, हाँ यहाँ डेट मेंशन की गई है 30 दिसंबर 2021, पिछले साल, ठीक है। हरिद्वार्स हब्रेस ऑफ हेट्स मस्ट बी स्टॉप्ड, इसको भी आप समझ सकते हैं, इसका लिंक ले सकते हैं, मैंने भी इसको कवर किया था। हेट स्पीच, फियर स्पीच, एंटी सेक्युलर इंडिया, ये ट्रॉमा इन्फ्लिक्टेड, हिंदू कम्युनिटी, टारगेटेड ग्रुप, ठीक है, इकोनॉमिकल सोशल पॉलिटिकल इक्वालिटी, मैं भी इसका भी लिंक आपको दे दूंगा, आप इसको भी जाके समझिएगा, ठीक है। और बेसिकली इसमें यही सारी चीज़ें कही गई हैं, जैसे कि मैंने ये येलो लाइन से हाईलाइट किया हुआ है, ये कुछ जजमेंट्स हैं और ये कुछ इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। सो नथिंग मच मोर देन दिस, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक बार इन दोनों वीडियोस को आप देख लेना, हेट स्पीच वाला ये जो आद्या मैम ने कवर किया था कल, और एक 30 दिसंबर का मेरा है, मैं इसको लिंक पे भी डाल देता हूँ आज, इसको देख लीजिएगा, पूरा कवर हो जाएगा, इसके बाहर कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ओके, सो आई होप दोस्तों आज का ये आर्टिकल एनालिसिस आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि डायरेक्ट न्यूज़पेपर मत पढ़िए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती हैं जहाँ पे बहुत खास कुछ होता नहीं है न्यूज़पेपर में, लेकिन हम कुछ 1-2 लाइन डीप पढ़ते हैं, समझते हैं, और फिर मेंस, प्रीलिम्स और इंटरव्यू में क्या आ सकता है, फिर हम उसको निकालते हैं और आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। ओके, तब तक आप दिए हुए क्वेश्चंस का प्लीज कमेंट करके बताइए, एंड ऑल्सो प्लीज लेट अस नो दैट व्हाट एल्स वुड यू लाइक टू लिसन फ्रॉम अस अपार्ट फ्रॉम एडिटोरियल एंड करंट अफेयर सेक्शन, ठीक है। दैट विल हेल्प अस टू ग्रो एंड दैट विल हेल्प अस एक्चुअली इनडायरेक्टली ग्रो योर सेल्फ। ओके, सो मिलते हैं कल के एडिटोरियल एनालिसिस में, तब तक पूछे गए क्वेश्चन का प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड वो जो बेल आइकॉन है यहाँ पे राइट साइड बना हुआ, उसको प्रेस कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं कल के एनालिसिस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।